तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी अनन्या कुछ कह पाती कि उससे पहले ही अचानक से किसी ने उसके सिर पर एक फ्लावर पॉट जोर से दे मारा। देखते ही देखते अनन्या के सिर से खून बहने लगा और वो व्हील चेयर से लुढ़क कर नीचे जमीन पर गिर गई। उसके सिर पर चोट इतनी जोर की लगी थी कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। अब तो वसुंधरा और योगिता के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर किसने अनन्या के ऊपर हमला किया। वसुंधरा भागते हुए योगिता के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर अनन्या के ठीक पीछे विकी खड़ा था। ये करो छोटी माँ, आज इसका काम तमाम कर दो के? विकी ने वसुंधरा की ओर घूर कर देखते हुए सवाल किया। अनन्या दर्द से कर्राहते हुए फर्श पर पड़ी थी और उसके सिर से खून बहता हुआ फर्श पर फैलने लगा था। दर्द के मारे उसकी आंखें झपकती जा रही थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अगर आरव को इसके बारे में पता लग गया तो फिर वो हम तीनों की जान ले लेगा। वसुंधरा ने विकी को आंख दिखाते हुए कहा, जल्दी उठाओ इसे और हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन आंटी, इसने हमारी सारी बात सुन ली है और अगर इसने सबको सच्चाई बता दी तो? योगिता ने वसुंधरा की ओर बड़े ध्यान से देखते हुए सवाल किया। अब वसुंधरा भी सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि अगर कहीं से भी आरव को ये पता लग गया कि योगिता और उसने मिलकर प्रेगनेंसी का झूठा नाटक रचा है तो फिर वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ छोटी माँ। वसुंधरा के कुछ जवाब देने से पहले ही विकी बोला, इसको खत्म कर देते हैं और बात यहीं खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वसुंधरा ने फिर विकी को समझाते हुए कहा, एक काम करो, तुम जल्दी से इसे उठाओ और डॉक्टर के पास ले चलो। अब बाकी का काम डॉक्टर अस्थाना करेंगे। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। उधर रागिनी अब आरव के कैबिन से बाहर निकली ही थी कि अब की बार उसका सामना भरत अंकल से हो गया। भरत अंकल किसी काम से आरव के कैबिन की तरफ ही जा रहे थे, तभी उन्हें सामने से रागिनी आती हुई दिखी। ओह रागिनी, कैसी हो बेटा? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। रागिनी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आज यहाँ कैसे? आरव से कुछ काम था क्या? भरत अंकल तुरंत ही अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए रागिनी से सवाल कर बैठे। जी वो हम आरव जी के लिए खाना लेकर आए थे। अच्छा ठीक है। भरत अंकल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर तुरंत ही आरव के कैबिन में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आरव अपनी चेयर पर बैठा हुआ मुस्कुराए जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि जाहिर हो रही थी। आरव के चेहरे पर यह मुस्कान भरत अंकल ने बहुत दिनों बाद देखी थी और उन्हें ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि आरव की इस मुस्कान के पीछे रागिनी का हाथ है। भले ही आरव ने रागिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन जब से रागिनी उसकी लाइफ में आई उसके अंदर धीरे धीरे काफी बदलाव आने लगा था। लड़कियों को लेकर अब आरव का नजरिया भी बदलने लगा था। ये सब देखकर भरत अंकल काफी खुश हो रहे थे। अंकल, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो आप? अचानक से भरत अंकल के कानों में आरव की कड़क आवाज पड़ी और वो झट से बात बदलते हुए बोल उठे। अरे कुछ नहीं, बस इस पेपर पर तुम्हारा साइन चाहिए था। झट से भरत अंकल ने आरव के आगे एक फाइल खोलकर रख दी। अभी रागिनी ऑफिस से बाहर ही निकली थी कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो वहां पर सारा का नाम लिखकर आ रहा था। रागिनी ने झट से फोन उठाते हुए कहा, हाँ सारा, बस मैं पहुंच रही हूँ, फिर चलते हैं। भाभी, वो अनन्या दीदी को कुछ हो गया है। सारा ने बेहद घबराए हुए लहजे में कहा। क्या हो गया? रागिनी चौंक उठी और उसके कदम अपनी जगह ठिठक गए। पता नहीं भाभी, मैंने विकी भैया को देखा कि वो अनन्या दीदी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे और अनन्या दीदी के सिर से जोर से खून बह रहा था। सारा ने बेहद घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। प्लीज आप भैया को लेकर जल्दी हॉस्पिटल आइए, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सारा ने इतनी बात कहकर फोन रख दिया। रागिनी पहले तो कुछ पल के लिए अवाक खड़ी थी, लेकिन फिर अचानक से वो ऑफिस के भीतर की तरफ दौड़ पड़ी। वो दौड़ते हुए
हुए आरव के कैबिन की ओर जाने लगी। ऑफिस के सारे वर्कर्स रागिनी की ओर दंग होकर देखने लगे। कुछ ही देर में आरव और रागिनी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर अनन्या को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। रागिनी भागते हुए अनन्या के पास गई और बेहद घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखते हुए पूछने लगी, अनन्या, तुम क्या 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 हुआ तुम्हें? ये सब कैसे? जबकि आरव दूर से ही अनन्या को देखता रहा। उसे न जाने क्या हो गया था। उसकी अनन्या के करीब जाने हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सारा ने भी अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। स्ट्रेचर पर लेटी हुई अनन्या बड़ी मुश्किल से उन दोनों की ओर अपनी आंखें खोलकर देख पा रही थी। रागिनी और सारा की ओर देखकर वो अपने होठों को हिलाते हुए कुछ कहने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। रागिनी और सारा अपनी जगह पर रुक गए और फिर विकी ने झट से अनन्या को ऑपरेशन थिएटर के भीतर पहुंचा दिया। तब तक वहां आरव भी भागता हुआ पहुंच गया। आरव को वहां देखते ही सारा तेजी से उसकी तरफ भागकर गई और उसके गले लगकर रोने लगी। भैया, भैया, देखो पता नहीं क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रही। कुछ नहीं होगा उसे, आरव ने सारा के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। इस दौरान उसकी भी नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। उधर इस वक्त वसुंधरा डॉक्टर अस्थाना के कैबिन में उनसे बात कर रही थी। अस्थाना जी, आप बस मेरा ये काम पूरा कीजिए, आपको इसकी कीमत मिल जाएगी। वसुंधरा बड़े आराम से अस्थाना के सामने चेयर पर बैठी हुई थी। अस्थाना ने थोड़ा परेशान होते हुए जवाब दिया, लेकिन वसुंधरा जी, अनन्या की इंजरी इतनी ज्यादा नहीं है, उसे रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे तो इसी बात के तो आपको पैसे दे रही हूँ। ये मुझे भी पता है कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं होनी चाहिए। वसुंधरा ने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, और वो ठीक भी हो जाए तो उसे कुछ याद नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आपको सोचना है, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम हमारी अकेले की नहीं है, बल्कि आपकी भी है, क्योंकि आपने ही तो योगिता की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाई है। वसुंधरा ने डॉक्टर अस्थाना को घूरते हुए कहा, अगर उसे सब कुछ याद रहा और अगर उसने होश में आने के बाद योगिता की प्रेगनेंसी की सच्चाई सबको बता दी, तो फिर आरव को आपका ये हॉस्पिटल बंद करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वसुंधरा की धमकी सुनने के बाद अस्थाना के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ जाहिर हो रही थी। कुछ पल उनकी ओर बड़े ध्यान से देखने के बाद वसुंधरा फिर से बोली, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है अस्थाना जी, आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। अभी तो आपको बस योगिता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट में बाप की जगह आरव का नाम लिखने के लिए 5 लाख मिले हैं। एक बार आरव और योगिता की शादी हो जाए और हमारे हाथ उसकी प्रॉपर्टी लग जाए, तो हम आपको पैसों से तोड़ देंगे, और इसके बदले में हम आपसे मांग ही क्या रहे हैं? बस जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती है, तब तक आप अनन्या को कुछ याद मत आने दीजिए। डॉक्टर अस्थाना बड़े ध्यान से वसुंधरा की बातें सुन रहे थे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डॉक्टर अस्थाना अपनी जगह से उठ खड़े हुए और ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए रेडी होने लगे। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आपको ये काम पूरा करना है। अब हम सबकी किस्मत आपके हाथ में है। वसुंधरा भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर अस्थाना ने बिना कुछ जवाब दिए अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। 1 मिनट डॉक्टर साहब, आपके पास ग्लिसरीन है क्या? अभी डॉक्टर अस्थाना बाहर जाने ही वाले थे कि वसुंधरा ने पीछे से पूछा, ग्लिसरीन? नहीं तो। अस्थाना ने वसुंधरा की ओर बेहद असमंजस भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, ओहो, अब तो लग रहा है पानी से ही आंसू निकालने पड़ेंगे। वसुंधरा ने झट से टेबल पर रखे ग्लास में से पानी की कुछ बूंदें निकालकर अपनी आंखों पर छींटे मारना शुरू कर दिया। अस्थाना ने एक नजर वसुंधरा की ओर देखा और फिर वहां से बाहर निकल गए।
के आंसू भरकर वसुंधरा भी बाहर आ गई और उसने आरव को देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी अनन्या को बचा लो आरव, मेरी अनन्या को पता नहीं क्या हो गया, उसको बचा लो, बचा लो उसे। वसुंधरा पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी। आरव हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। वसुंधरा की जोरदार एक्टिंग को देखकर तो विकी भी दंग रह गया। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक से छोटी माँ को क्या हो गया है, लेकिन जब वसुंधरा ने चुपके से विकी को आंख मारते हुए उसे भी एक्टिंग चालू करने का इशारा किया तो फिर विकी भी शुरू हो गया। वो लपक कर वसुंधरा के करीब पहुंचा और फिर उसे अपने गले से लगाते हुए रोने लगा। चुप हो जा छोटी माँ, चुप हो जा, अपनी छोटी को कुचना होगा, बस उसके सिर पर एक गुलदस्ता ही तो गिरा है, वो ठीक हो जाएगी। अब तक योगिता भी वसुंधरा को चुप कराने के लिए उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। वसुंधरा और विकी इस तरह से रो रो कर एक्टिंग कर रहे थे जिससे कि आरव और सारा को उन पर तनिक भी शक ही नहीं हो रहा था। आरव इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने पड़ी बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो किसी मूर्ति की भांति उस दरवाजे को देखे जा रहा था। अभी तक उसके मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं आया था। आज आरव ठीक उसी तरह से दर्द का एहसास कर रहा था जैसा दर्द उसने 8 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने पर किया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो उठी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों के आंसू को बाहर आने से रोक रखा था। रागिनी चिंता भरी नजरों से आरव को देखे जा रही थी। कुछ देर तक आरव यूं ही अपना सिर नीचे करके बैठा रहा। वसुंधरा ने जब आरव को यूं उदास बैठे देखा तो फिर उसने योगिता को उसके पास जाने का इशारा किया। योगिता तुरंत जाकर आरव के ठीक बगल में बैठ गई और फिर उसने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। जैसे ही योगिता का हाथ आरव के कंधे पर पड़ा, उसने अपना सिर उठाकर एक नजर योगिता की ओर देखा और फिर वापस अपना सिर नीचे करके बैठ गया। कैसे हुआ ये सब? आरव ने सिर नीचे किए हुए ही धीरे से सवाल किया। आरव के इस सवाल ने योगिता की धड़कन बढ़ा दी। वो घबराई हुई नजरों से अपने ठीक सामने खड़े हुए वसुंधरा और विकी की ओर देखने लगी। वो भाई साहब छोटी अपना व्हीलचेयर चलाते हुए कॉरिडोर में जा रही थी, तभी वहां पर पता नहीं कि हुआ क्या, उधर रखा बड़ा वाला गमला उसके ऊपर गिर गया। विकी ने झट से बताना शुरू कर दिया। उसकी बातों से हाँ में हाँ मिलाते हुए वसुंधरा भी बोल पड़ी। हाँ, और वो फ्लावर पॉट जैसे ही अनन्या के व्हील चेयर पर गिरा, वो लुढ़क कर नीचे गिर गई और फिर वो फ्लावर पॉट भी सीधे उसके सिर पर गिर गया और वो बेहोश हो गई। वो तो भाई साहब मेरी नजर छोटी पर पड़ गई तो मैंने दौड़कर उसे गोदी में उठा लिया। इतना कहते कहते विकी ने अपनी आंखों से आंसू बहाना भी शुरू कर दिया। भाई साहब लेकिन मैं अपनी छोटी को बचा नहीं पाया, बचा नहीं पाया छोटी को। आरव विकी की ओर आंखें बड़ी करके देखने लगा। मेरा मतलब छोटी को चोट लगने से नहीं बचा पाया, सब हमारी गलती है भाई साहब, आप मन्ने सजा दो मन्ने। वसुंधरा ने झट से विकी को अपने गले से लगाते हुए चुप कराना शुरू कर दिया। बस विकी बेटा बस, तुमने अपनी छोटी बहन के लिए बहुत किया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चुप हो जाओ हाँ। आरव अपनी नम आंखों से उन दोनों को देखते हुए चुपचाप बैठा हुआ था। विकी को यूं रोते देख आरव को उसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया था। अभी भी उसकी नजरें बीच बीच में ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जाकर टिक जा रही थी। दरवाजे पर लगे ग्लास से उसे ऑपरेशन थिएटर के भीतर का सीन हल्का हल्का दिख रहा था। वहां बेड पर अनन्या बेहोश पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी। आरव के लिए ये पल बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ था। अनन्या को यूं
खामोश बेड पर पड़े देखकर आरव को अनन्या के साथ गुजरे हुए बचपन के पल याद आ रहे थे। अनन्या का उसके हाथों के सहारे चलते हुए आरव की तरफ भागना, आरव की गोद में ही स्कूल जाने के लिए राजी होना, और फिर जब वो ऑफिस से घर वापस आता था तब अनन्या सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाती थी। अगर आरव घर में है तो फिर अनन्या एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। आरव ने उसके लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। उसके रहते अनन्या को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। आरव को आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब उसे डॉक्टर ने ये बताया था कि अनन्या के पैर खराब है और वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल सकती। उस वक्त आरव की उम्र महज 12-13 साल रही होगी। तब आरव खुद को कमरे में बंद करके पूरी रात रोता रहा था। उसने कभी भी अनन्या को ये महसूस तक नहीं होने दिया कि उसके भीतर कोई कमी है। आरव अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल गया और डॉक्टर अस्थाना ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। डॉक्टर को देखते ही आरव भागकर उसके पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब, कैसी है अनन्या? वो ठीक तो है? डॉक्टर अस्थाना ने लंबी सांस छोड़ी और फिर बोलने लगे, वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन अभी वो कोमा में है। क्या? कोमा में? रागिनी झट से डॉक्टर अस्थाना के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन कोमा में कैसे? अनन्या को तो उतनी चोट भी नहीं लगी थी, वो तो बस चोट अंदरूनी लगी है उसे, सिर के पिछले हिस्से में चोट आई है। रागिनी की बात खत्म होने से पहले ही डॉक्टर अस्थाना बोल पड़े। उस दौरान उन्होंने एक नजर वसुंधरा की ओर भी देखा। अब उसे कोमा से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर अस्थाना ने अपनी बात खत्म की और फिर वो तुरंत वहां से चले गए। आरव उदास होकर वापस बेंच पर बैठ गया। आरव को यूं परेशान देखकर रागिनी उसके पास पहुंची और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप घर जाइए, आपको आराम करने की जरूरत है। आरव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। रागिनी आरव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गई और फिर उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आप अनन्या को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ मैं हूँ, मैं अनन्या का ख्याल रखूंगी। अभी आपके सिर में चोट लगी है, आपको आराम की जरूरत है। प्लीज आप घर जाइए और फ्रेश होकर आराम करिए। आरव बेहद भावुक होकर रागिनी की आंखों में देखने लगा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहे, मानो दोनों आपस में आंखों ही आंखों में बातें किए जा रहे हो। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद आरव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उन दोनों को यूं बात करते देख योगिता और वसुंधरा दोनों गुस्से से लाल हो उठी। फिर आरव जैसे ही यहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, तभी वसुंधरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रागिनी ठीक कह रही है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, बल्कि तुम योगिता को भी अपने साथ ले जाओ, उसको भी आराम की जरूरत है। इतना कहते हुए वसुंधरा ने बड़ी अजीब सी नजरों से एक बार रागिनी की ओर देखा और फिर बोली, उसके पेट में बच्चा है ना, तो डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। वसुंधरा के इतना कहते ही योगिता आरव के सामने आकर खड़ी हो गई और वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आरव की ओर देखने लगी। ऐसे में ना चाहते हुए भी आरव योगिता को अपने साथ ले जाने से मना नहीं कर पाया। जैसे ही रागिनी को ये पता लगा कि योगिता भी आरव के साथ जा रही है, उसे झटका सा लगा। उसे अब योगिता का आरव के करीब आना खटकने लगा था, लेकिन फिर भी उसने बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने दिया। आरव और योगिता गाड़ी में बैठे हुए थे। आरव चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि योगिता ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। अभी आरव ने गाड़ी का गियर बदलने के लिए उस पर हाथ रखा ही था कि तभी योगिता ने गियर के ऊपर ही उसका हाथ पकड़ लिया। आरव चौंक कर योगिता की ओर देखने लगा। योगिता उसके चेहरे पर कुटिल सी मुस्कान लिए हुए बोली, आरव, क्या तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आती? योगिता,
हाथ छोड़ो मेरा। योगिता ने आरव का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसने आरव की हथेली को सहलाते हुए कहा, क्यों हाथ छोड़े? तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुझे बेड पर कभी मिस नहीं करते? बोलो आरव। योगिता, मेरी शादी हो चुकी है। आरव ने एक नजर योगिता की ओर देखा और फिर वापस सीधे रोड की तरफ देखने लगा। तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि तुमने ये शादी मजबूरी में की है। तुम आज भी प्यार मुझसे ही करते हो। योगिता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, वैसे आज रात घर पर कोई नहीं है, तुम चाहो तो। योगिता, बकवास बंद करो। अब मैं शादीशुदा हूँ, पुरानी बातें भूल जाओ। अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ आरव? ये मेरे पेट में जो पल रहा है, ये तुम्हें बकवास लग रहा है? आरव, तुम ये मत भूलो कि मेरे पेट में ये बच्चा तुम्हारी शादी के बाद ही आया है। तुम आखिर सच से कब तक भागते रहोगे? हाँ, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। आरव ने तेजी से गाड़ी का ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोक दिया। योगिता घबरा उठी। क्या हुआ? घर आ गया, उतरो। यही बाहर ही? तुम कहीं जा रहे हो क्या? योगिता ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम घर जाओ। आरव ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। योगिता उसे घूरते हुए गाड़ी से उतर गई। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरी, आरव ने तुरंत यू टर्न लिया और फुल स्पीड में गाड़ी को भगाता हुआ वापस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ आरव के जाने के बाद वसुंधरा डॉक्टर अस्थाना से बात करने के लिए उनके चेंबर में पहुंच गई। देखिए, ये आप लोग जो मुझसे करवा रहे हैं, इसमें बहुत रिस्क है। अगर इसके बारे में बात बाहर चली गई तो फिर मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अस्थाना ने बेहद परेशान होते हुए कहा, काम में रिस्क है, तभी तो तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं अस्थाना जी, वरना बच्चों की डिलीवरी करने में कितने ही पैसे मिलते हैं आपको। वसुंधरा ने अस्थाना का मजाक बनाते हुए कहा, लेकिन अगर आरव को पता चल गया तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जाइए। अभी वसुंधरा ने अपनी बात खत्म ही की